प्रोग्राम की इब्तिदा एक अफसोसनाक खबर से करेंगे कि बाजौड़ में दहशतगर्दी की कार्रवाई के नतीजे में साबिक सेनेटर हिदायतुल्लाह धमाके में जान की बाजी हार गए। दहशतगर्दों ने रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए सेनेटर हिदायतुल्लाह की गाड़ी को निशाना बनाया। गाड़ी में सेनेटर हिदायतुल्लाह के अलावा दो मजीद अफराद भी धमाके की जद में आकर जा बहक हो गए। दहशतगर्दी की लहर फिर से सर उठा रही है। आज बाजौड़ फिर से लहूलुहान हो गया है। खुदा न खास्ता कल दहशतगर्द कहीं और कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो विजन अज़्म इस्तेहकाम है उसकी मुखालिफत भी पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से की जा रही है। यह ऑपरेशन कितना ज़रूरी है आज बाजौड़ में दहशतगर्दी की कार्रवाई के बाद हम सब पर और भी खुलकर वाज़ेह हो गया है। ये दहशतगर्दाना कार्रवाई हमारी आँख खोलने के लिए काफ़ी है, लेकिन अफसोस कि हमारे सियासी रहनुमा अपनी अपनी ज़िद और अपनी अपनी अना से बाहर आने को तैयार नहीं है। अगर इस हसास कौमी इशू पर सियासत करने से गुरेज ना किया गया और जल्द इस पर इत्तफाक राय ना हुआ तो दहशतगर्दी जड़ पकड़ती रहेगी और हम हर सानहे पर अफसोस ही करते रहेंगे, काफ़ी अफसोस ही मलते रहेंगे। इससे पहले कि देर हो जाए हमें मुत्तहिद होकर दुश्मन को सफ़ाए हस्ती से मिटाना होगा। दूसरी जानिब अहम सियासी मामले पर बात करें तो तेजाब का शिराजा इस वक्त बिखर रहा है। पीटीआई इस वक्त धड़ेबंदी का शिकार है। ये धड़ेबंदी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और ये शिद्दत हिद्दत में बदल रही है और इस हिद्दत को बानी पीटीआई जेल की सलाखों के पीछे बैठे महसूस कर रहा है। बानी पीटीआई को अंदाजा है कि उनकी जमात टूट फूट का शिकार हो चुकी है और अगर हालात ऐसे ही रहे तो कोई उम्मीद नहीं इस जमात को आने वाले वक्त में नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच जाएगा, जिसका अजाला फिर शायद कभी मुमकिन ना रहे। इसी को मद्देनजर रखते हुए बानी पीटीआई ने जेल में पीटीआई में मौजूद ग्रुप्स को कल मुलाकात के लिए बुला लिया है। बानी पीटीआई ने पार्टी इख्तलाफात से मुतालिक मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि पार्टी में इख्तलाफात की बुनियाद गलत फहमी है। पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक मौजूद नहीं है। यह ऐसी पार्टी है जो अपने वोट की ताकत पर बनी और कायम हुई। पीटीआई से मजबूत जमात मुल्क में मौजूद नहीं और इसमें फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन सकता। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बानी पीटीआई ने बैरिस्टर शेर अफजल मरवत, शारदाना गुलजार, शहरियार अफरीदी, अली मोहम्मद खान, जुनैद अकबर को मुलाकात के लिए बुलाया है, लेकिन पार्टी अभी इसकी तस्दीक नहीं कर रही है। नामों के बारे में ये कहा जा रहा है कि अभी हतमी यानी फाइनल नहीं हो सके हैं, लेकिन ये दावा ज़रूर कर रहा है कि पार्टी के अंदर जो कोर कमेटी में डिसेंटिंग वॉइसेस हैं उन्हें बुलाया गया। जबकि शारदाना गुलजार से जब पूछा गया तो वो कहती हैं कि बानी पीटीआई ने मुझे नहीं बुलाया, पार्टी ग्रुप्स हैं और हम किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है। अब शारदाना गुलजार 3 धड़ों की बात कर रही हैं। 2 धड़े तो पीटीआई के अंदर वकला और सियासी रहनुमाओं की सूरत दिखाई देते हैं और तीसरा धड़ा उन लोगों का है जो पार्टी को छोड़ चुके हैं और अब पार्टी में वापस आना चाहते हैं और वो पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप पर खुलकर तनकीद भी कर रहे हैं। जैसा कि फवाद चौधरी फरमा रहे हैं कि चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू ना करके तहरीक इंसाफ की नाम नेहाद लीडरशिप। अब धड़ेबंदी वाजे है, लेकिन शिबली फराज कहते हैं कि कोई धड़ेबंदी नहीं है, बस कुछ छोटे 3-4 लोग हैं जिन्होंने हड़बड़ी मचाई हुई है और उन पर पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने पर कार्रवाई भी हो। अब कुछ लोग पीटीआई में हैं या नहीं है इस हवाले से अभाव मौजूद है। वो समझते हैं कि वो पार्टी छोड़ चुके हैं। खासतौर पे पीटीआई कोर कमेटी जो इस वक्त है करता धरता है, वो समझते हैं कि वो लोग अब उज़्वे फजूल हैं, यानी वो बाहर में खिलाड़ी हैं, बाहर बैठे गुफ्तगू कर रहे हैं, कोई माने नहीं रखती है। उस हवाले से फैसला कप्तान ने करना है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर उमैर खान न्याजी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बैरिस्टर साहब, कल मुलाकात होने जा रही है नाराज़ रहनुमाओं की बानी पीटीआई इमरान खान साहब से। क्या ये खबर दुरुस्त है कि इमरान खान साहब अब बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहे हैं कि पार्टी में धड़ेबंदी है, तकसीम है, ग्रुप्स है जो बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं और फाइनली उन्होंने नोटिस ले लिया इस सब मामले का? हाँ जी, लिया हुआ है बेशक, और मेरी इत्तला के मुताबिक कल उन्होंने बुलाया भी हुआ है कुछ लोगों को, तो इंशाल्लाह ताला बेहतरी की उम्मीद है। धड़ेबंदी तो नहीं ऐसा सच कह सकते, डिफिनियन ज़रूर है और वो भी इंशाल्लाह ताला जब मुख्तलिफ जो पॉइंट ऑफ व्यू लोग रखते हैं वो मिल लेंगे तो ये चीज़ भी सेटल डाउन हो जाएगी। कल अडयाला जेल में किन रहनुमाओं की मुलाकात होने जा रही है? ये अभी लिस्ट फाइनल होगी रात को होगी जी, एग्जैक्ट तो तब बता सकेंगे, मगर मेरी इत्तला के मुताबिक ज़रा पहले से मुख्तलिफ लिस्ट होगी। शारदाना गुलजार का नाम है उनमें? मतलब अभी फाइनल हो जाएगी जी, गेस वर्क क्या करना, मगर डिफरेंट है। मतलब आपको जो बेसिकली समझ हम रहे हैं कि 2 अपोजिंग वॉइसेस अगर रेज हो रही हैं, 2 डिफरेंट एंगल्स हैं, वो सारा चीज़ का पता चल जाएगा। कुल कितने ग्रुप्स हैं उमैर ऐसा टोटल? क्योंकि कहीं 3 ग्रुप्स की बात हो रही है, कहीं 4 ग्रुप्स की बात हो रही है, कहीं 2 धड़ों की बात हो रही है, तो पीटीआई कोर कमेटी इसको किस तरह से देख रही है? अच्छा, ग्रुप्स नहीं है, मैंने जो पहले भी जिस चीज़ पे स्ट्रेस किया, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो बना हुआ है वो भी एक
पॉइंट पे है, और वो पॉइंट ये है कि कुछ लोग समझते हैं कि खान साहब की रिहाई के लिए ये तरीक़ाकार होना चाहिए, कुछ लोगों का डिफरेंट ओपिनियन है, कुछ लोगों का ख्याल है कि हम ज़्यादा नहीं कर रहे, कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं डिफरेंट तरीके से होना चाहिए। तो जो भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो रिवॉल्व अराउंड खान साहब की ज़ात के ही इर्द गिर्द कर रहा है। कल जिन लोगों की मुलाकात होने जा रही है उनका ताल्लुक पीटीआई कोर कमेटी से ही है या कोर कमेटी के बाहर से लोग भी हैं? जी जी, नहीं मोस्टली नहीं, कोर कमेटी के ही हैं। क्योंकि इन दिनों तो फवाद चौधरी साहब भी खासी जो है वो एक कैंपेन किए हुए हैं और दीगर लोग भी बातें कर रहे हैं, प्रोग्राम्स में भी कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर भी कर रहे हैं। और आज हमारी इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर कमेटी के कुछ लोग या पीटीआई का कोई डेलीगेशन फवाद चौधरी साहब से भी मुलाकात करके आया है। नहीं, फवाद चौधरी साहब से तो डिफरेंट देखे ना, वो डिफरेंट केसेस में नॉम एक ही हैं, तो पीटीआई लीडरशिप का तो अक्सर उनके साथ इंटरेक्शन वहाँ भी होता रहता है। फवाद चौधरी स्टिल पार्ट ऑफ पीटीआई? देखिए सियासी जमात में कभी भी किसी को लेबल करना कि जी ये इस जमात का है नहीं है, ये इख्तियार एक ही बंदे के पास है, वो इमरान खान साहब के पास है। देखिए अभी कोई इलेक्शन का स्टेज तो है नहीं कि हम किसी को एक्सक्लूड करें। यहाँ क्या चीज़ को टिकटें बट रही हैं, क्या कंपटीशन है। देखिए पीटीआई कोर कमेटी की को बड़ी फायरी मीटिंग हुई है जिसके अंदर पहले तो 3 करारदादें भी मंजूर हुई रिपोर्टेडली, और उसके बाद फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो यहाँ तक भी था कि कुछ लोगों की जो पीटीआई कोर कमेटी से जो रुकनीत है वो मुअत्तल कर दी जाए, गालिबन 30 रोज़ के लिए, 15 रोज़ के लिए। तो बुनियादी तौर पे जो लड़ाई है, डिबेट है विद इन द कोर कमेटी, वो किन पॉइंट्स के ऊपर है उमैर न्याज़ी साहब? देखें लड़ाई तब होती है जब आप शख्सियात को क्रिटिसाइज़ करने लग जाएं। देखें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर किसी का हो सकता है, मेरा भी होगा, दूसरों का भी होगा। हम अपने पॉइंट को बेहतर तरीके से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, मगर जब हम करते हैं अपना पॉइंट कम्युनिकेट करने के दौरान शख्सियात को भी मुतनाज़ा करने लग जाएं, तब मसला आता है, तब उसका रिएक्शन भी आता है, और रिएक्शन कई दफ़ा एक्सट्रीम भी होता है। पार्टी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब ने इस्तीफ़ा दिया और वो इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया गया, तो ये इस्तीफ़े की क्या कहानी है? क्योंकि कहा गया कि उमर अयूब साहब ने खुद दिया है कि 2 ओहदे एट द सेम टाइम नहीं ले सकते। फिर ये खबर आई कि खान साहब ने 20 जून को शिबली फराज साहब को कन्वे कर दिया था। शिबली फराज साहब ने उमर अयूब को कहा कि खान साहब इस्तीफ़ा चाहते हैं, तो इस्तीफ़ा हो गया, अब इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया गया। तो ये क्या स्टोरी है सर? अच्छा, पार्लिमानी कमेटी में हमें तो इस स्टोरी का बाद में पता चला है। उमर अयूब साहब खुद मौजूद थे, ये बजट सेशन चल रहा था, तो उस दौरान उन्होंने जिक्र किया कि हाँ जी मैंने इस्तीफ़ा दिया, और उनका ओपिनियन यही है कि उन्होंने खुद ये इस्तीफ़ा टेंडर किया। उनका वाज़ेह मौक़िफ़ था कि 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं कैरी नहीं कर सकता, क्योंकि आपको ख़ुद पता है कि एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन कितना डिमांडिंग काम है। इस वक्त जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे एक्टिविटी हो रही है, जिस तरह की लेजिस्लेशन लाई जा रही है, अभी IMF वाला बजट तो हमने पास कर लिया, और सुनने में ख़बरें यही आ रही हैं कि IMF अपना दिया हुआ बजट भी नहीं कबूल कर रही, तो ये एक्टिविटी पार्लियामेंट के अराउंड बढ़ती रहेगी। तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का बड़ा क्रिटिकल रोल है। को प्रेशर भी है विद इन द पार्टी, जो करंट लीडरशिप है, इवन रऊफ हसन साहब के ऊपर उनको बड़ा चार्जशीट किया जा रहा है। अच्छा, प्रेशर हर किसी पे आएगा। देखें बात यह है कि जब घर का सरबराह अंदर हो तो कोई भी आराम से फ़र्द नहीं बैठ सकता। अगर आप समझें कि किसी पे प्रेशर नहीं है तो ये बहुत ही उस शख्स की बेवकूफ़ी होगी। लीडरशिप एक्सट्रीमली अंडर प्रेशर है, और प्रेशर भी आपके वोटर का है। देखें वोटर ने आपके लाज रखी है। 8 फरवरी का आप इलेक्शन देखें, इसमें अगर किसी की कंट्रीब्यूशन है तो वो इमरान खान की ज़ात की, और दूसरी कंट्रीब्यूशन आपके वोटर की है। आपकी 90% लीडरशिप तो अपने हल्के में नहीं गई, उन्हें बैठे बिठाए वोट मिले हैं। तो अब उसी बेसिकली वोटर का प्रेशर है कि हमने तो अपना वोट दे दिया, हमने अपना काम कर दिया, खान क्यों नहीं अब तक बाहर आया, इसी चीज़ का वो सवाल करते हैं। तो अब प्रैक्टिकली हमने भी तो कुछ करके दिखाना है ना कि हम खान साहब के लिए क्या एफर्ट कर रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि पीटीआई लीडरशिप भी अंडर प्रेशर है, तो बुनियादी तौर पर गलती कहाँ हुई है कि इफेक्टिवली इमरान खान साहब के केसेस या पीटीआई के केसेस को नहीं कंटेस्ट किया गया?
देखिए केसेस तो कंटेस्ट हो रहे हैं, केसेस आपको पता है ये पॉलिटिकल नौयत के केसेस हैं और तमाम के तमाम जो हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, रेत के पहाड़ की तरह केसेस गिर रहे हैं। जहां बेसिकली हम लैग कर रहे हैं ना, हम लैग कर रहे हैं कि जो 8 फरवरी के बाद एक अवाम का प्रेशर था वो हमने किस तरह से डिफ्यूज़ होने दिया है। बेसिकली 8 फरवरी के बाद तो उस चीज़ में शिद्दत आनी चाहिए थी, तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि हमें अपनी तंजीमों को फ़ाल करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम फील्ड में नहीं निकलेंगे, तमाम को लोगों को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, तो वो रिपल्स कोर कमेटी तक भी आएंगे, क्योंकि कोर कमेटी किधर है, आपकी आवाम में से, आपकी पब्लिक सपोर्ट में से ही लोग आए हुए हैं ना, वो लोग बैठे हुए हैं। इसलिए हर मकतबा फ़िक्र को सुनना पड़ेगा। खाली ये 1.5-2 घंटे की मीटिंग ये डिफरेंसेस को नहीं सॉल्व कर सकती, ये बड़ों को बैठना पड़ेगा, हर किसी को इंडिविजुअली बुला के। देखिए 80-85 बंदा है कोर कमेटी को, लंबा चौड़ा नहीं है, छोटी छोटी नशिस्तें करें, एक दूसरे को ऑडियंस दें, उसमें डिफरेंसेस वेंट हो जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है, अब देखें ये दूसरा प्रोग्राम है, कल भी इसी तरह के सवालात हुए। हो क्या रहा है कि पीटीआई का जो काम है वो नहीं कर, अपने डिफरेंसेस पे बात कर रहे हैं। हालांकि हमारा मीडिया पे क्या मौक़िफ़ होना चाहिए था, हम तरीके इंसाफ का नैरेटिव पेश करते, उन चीज़ों पे बात करते, बजट पोस्ट बजट सिनेरियोस को डिस्कस करते हैं। मगर हो क्या रहा है, इंटरनल फाइटिंग की वजह से सारा फोकस तहरीक इंसाफ की इंटरनल पॉलिटिक्स बन गई है और हमारा सारी मीडिया इंगेजमेंट का टाइम इस चीज़ पे जा रहा है। ये बात आपकी दुरुस्त है उबैर न्याई साहब। मेरा इसी से लिंक सादा सा सवाल है कि आवाम जो है उनका इशू कुछ और है, वो बिजली के बिलों पे बिल बिला रहे हैं, गैस का बिल है, टैक्सेस हैं, बजट है, लेकिन पीटीआई अभी तक इस पे बात ही नहीं कर रही। वो भी सिर्फ अपने केसेस की बात कर रही है, अपने ओहदों की बात कर रही है, पार्टी के अंदर बंदर बांट की बात कर रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो लोग महसूस कर रहे हैं। तो अब ये जो आपने जलसा करना है 6 जुलाई को, इसका एजेंडा इमरान खान साहब की रिहाई है या आवाम के लिए भी कुछ होगा इस पर? जी नेचुरली देखें, अगर आवाम से ही लिंक्ड है इमरान खान का एजेंडा, अगर आप आवाम को आज भूल जाएंगे तो सारा कुछ तो वहीं कोलैप्स कर जाएगा। इस वक्त जो आवाम की परेशानी है उसका कोई मदावा करने वाला नहीं है। जिस तरह के टैक्सेस लगा दिए गए हैं इस वक्त आम आदमी की, ये कहने की बात नहीं है, वाकई में कमर टूट गई है। हालांकि टैक्स किसको करना चाहिए था, उस तबके को टैक्स करना चाहिए था जो टैक्स नेट में नहीं है, मगर इन्होंने सारी स्कीम ऐसी बनाई कि जो ऑलरेडी टैक्स नेट में थे उनको निचोड़ें। अब हो क्या रहा है, उनमें कैपेसिटी नहीं है और मैं खुद देख रहा हूं कि महीने डेढ़ में तमाम तंजीमें, पेट्रोल ऑयल टैंकर्स की स्ट्राइक का आपने सुन लिया, ट्रांसपोर्टर स्ट्राइक पे जाने वाले हैं, किसानों का हाल, इन सब ने बाहर निकल आना है। अगर खुदा न खास्ता तहरीक इंसाफ प्रॉपरली इंगेज नहीं करती ना, तो ये बेसिकली जो इस वक्त एहतजाज होने जा रहा है वो कोई और रुख इख्तियार कर सकता है। इसलिए पॉलिटिकल फोर्सेस को इन सबको इंगेज करना चाहिए, इनके टॉपिक्स पे बात करनी चाहिए, ताकि इस मुल्क में हम इंश्योर करें कि हमारे मसले भी हल हों, पॉलिटिकल एज ए जमात, और आवाम के भी मसले हल हों और जमहूरियत ट्रैक पे। ठीक सर, लास्टली एंड वेरी क्विकली, कल बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद को बड़े डिसीजंस भी मुतवक्के हैं। एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि पार्टी चेयरमैन या सेक्रेटरी या कोई और बड़ी पोजीशन के ऊपर को बड़ा चेंज आ सकता है? अच्छा देखिए, चेंज इस वक्त इसलिए नहीं आ सकता कि देखें हमारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन ऑलरेडी डिस्प्यूटेड है। देखें हमने ये स्टेप तो ले लिया, अब देखें पार्टी का आइन क्या कहता है। उमर अयूब ने अगर रिज़ाइन कर दिया है तो उन्होंने रिप्लेस होना है थ्रू एन इलेक्शन। आपका ऑलरेडी इंट्रा पार्टी इलेक्शन डिस्प्यूटेड है। तो मेरा जो अपना व्यू है कि हमें एज ए जमात फोकस करना है कि पहले अपनी पटिशन को हाई कोर्ट में फ़ाइल करें, अपना इलेक्शन कमीशन से जान छुड़वाएं, हमारा बल्ले का साइन वापस आए और फिर तंजीम साजी पे फोकस हो सकेगा। कि अगर आप एग्जांपल ले लें, किसी और ओहदे वाले से भी रिज़ाइन ले लेते हैं तो उसने वापस तो थ्रू इलेक्शन ही आना है। जब पहला इलेक्शन किसी ने नहीं माना तो सब्सिक्वेंट इलेक्शन कौन मानेगा? तो इसलिए ये ज़रूरी है पहले अपना जो होमवर्क है उसको सीधा किया जाए, बाद में ये चेंजेस। बहुत बहुत शुक्रिया। बानी पीटीआई के रियासत मुखालिफ बयानिए पर पंजाब हुकूमत ने कार्रवाई की मंजूरी दे दी है। काबीना दस्तावेजात के मुताबिक बानी पीटीआई पाकिस्तान को तोड़ने की मुनज़्ज़म साजिश कर रहे हैं। सियासी मकासद के लिए बानी पीटीआई और वर्कर्स रियासत मुखालिफ काम कर रहे हैं। बानी पीटीआई मौजूदा सूरत हाल को मशरकी पाकिस्तान और 1971 की सियासी सूरत हाल से तशबीह दे रहे हैं। पीटीआई मुनज़्ज़म साजिश से मौजूदा सूरत हाल को 1971 का रेफरेंस दे रहे हैं और काबीना दस्तावेजात के मुताबिक बानी पीटीआई ने पार्टी रहनुमाओं को पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए का टास्क सौंपा। बानी पीटीआई के बयानात से अवाम में मनफी प्रोपेगेंडा पैदा हुआ और काबीना दस्तावेजात के मुताबिक बानी पीटीआई के बयानात मीडिया टॉक पर कार्रवाइयाँ होंगी। कौमी इदारों, अदलिया,
सीनियर अफसरान के खिलाफ झूठे बयानात पर केस बनेंगे। काबीना इजलास के मुताबिक बानी पीटीआई ने पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शंस की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 121, 121A, 123A, 153, 131 की दफात के तहत कार्रवाई की सिफारिश की गई है। अब पंजाब हुकूमत ने बानी पीटीआई के रियासत मुखालिफ बयानिए पर एक चार्जशीट तैयार की है। अब इससे पहले राजा रियाज इस बात का इंदिया दे चुके हैं कि अनकरीब बानी पीटीआई पर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा है। सवाल यह है कि पंजाब हुकूमत का बानी पीटीआई के खिलाफ अंदिया क्या इसी की एक कड़ी है? इस वक्त बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सूबाई वजीर बिलाल अकबर खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम बिलाल अकबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने इद्दत में निकाह केस की जो मरकजी अपीलें हैं वो कहा है कि 12 जुलाई तक उस पर फैसला सुनाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस भी हैं। तो पेशबंदी करते हुए पंजाब हुकूमत ने चंद मुकदमात की मंजूरी आज बानी पीटीआई के अगेंस्ट दे दी है और उनकी पॉलिटिकल पार्टी को भी गैर कानूनी करार दिया है। ये बताइएगा कि एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत जिस तरह के फैसले कर रही है, क्या ये बहुत ज़्यादा काउंटर प्रोडक्टिव साबित नहीं होंगे और क्या आने वाले दिनों में कोई गद्दारी का मुकदमा आर्टिकल 6 लगाने का इरादा है बानी पीटीआई पर? देखिए जी, इसमें बात ऐसी है कि हमने एज अ पार्टी जो एज अ कैबिनेट और बाकी सारा हमने पास किया, जो बात हुई हमारी, एक जमात जो कि इस मुल्क के किसी कानून को मानने को तैयार नहीं है, जो कि इस मुल्क के किसी फैसले को मानने को तैयार नहीं है, जो फैसला उनके हक में आ जाए वो तो इंसाफ है, लेकिन जो फैसला उनके हक में ना आए वो सरासर उनके साथ ज्यादती हो रही है। और ये आज की बात नहीं, ये 13 साल हो गए हैं, 2011 से लेके 2024 शुरू हो गया है, एक ही बात चल रही आ रही है। और अभी जो 9 मई के वाकयात हुए, जो जिस तरह इन्होंने मुल्क की तनसीबात के ऊपर हमले किए, जिस तरह की दहशत गर्दाना इन्होंने हरकतें की, तो उसके बाद अच्छा पार्टी इलेक्शन ये नहीं कराते, जब पार्टी इलेक्शन ना कराएं उसके बाद इनका निशान चला जाए तो वो विक्टिमाइजेशन है। तो हम तो ये समझते हैं कि ये एक विक्टिम कार्ड हर जगह प्ले करते आ रहे हैं और हमारी अपनी रीजन है जिसकी वजह से हमने आज जो करारदाद पेश की वो की है जी। बिलाल अकबर साहब, इसके लिए अप्रोप्रिएट फॉरम्स मौजूद है। अगर कोई पार्टी इलेक्शन नहीं कराती तो ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन है, वो फैसला देती है। बल्ले का इंतखाबी निशान छीने जाना ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था और जाहिर है अगर 9 मई हुआ या दीगर मामलात हैं तो वो भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर मौजूद हैं। इसके लिए फॉरम्स मौजूद हैं, अदालती फॉरम्स हैं। इसके लिए हुकूमत अगर, और एक ख़ास तौर पे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जमहूरी हुकूमत है, वो इस तरह का इकदाम करेगी तो फिर मार्शल लॉ से या उस अंदाज की हुकूमतों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, इलेक्टेड गवर्नमेंट को ये जेब देता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को, रजिस्टर्ड पार्टी को, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड, उसको गैर कानूनी करार दें और उसके लीडर के अगेंस्ट जो है वो इस तरह के मुकदमात कायम करें? नहीं, देखिए, मुकदमात जो उन पे चल रहे हैं वो तो हमारी हुकूमत पे आने से पहले चल रहे हैं, बानी पीटीआई के ऊपर जो चल रहे हैं। नहीं, आज आपने नए मुकदमात कायम करने की मंजूरी दी है ना सर? जी बिल्कुल ऐसे ही है, मैं वही उसी तरफ आ रहा हूँ। मैं यही बताना चाह रहा था कि जो असल में जो बात पहले चलती आ रही है वो इसी हर बात को ना उसी कॉन्ट्रडिक्शन में लेके जाने की कोशिश करते हैं। आज जो हमने बात की, अभी भी जब भी कोई बात होती है तो पाकिस्तान के आइन के खिलाफ या पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ या पाकिस्तान के रूल्स के खिलाफ कोई ना कोई बयान जरूर आ जाता है। हमारा एक बड़ा सिंपल स्टांस है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो एक लीगली अपॉइंटेड हुकूमत है, जो कि इलेक्शन के बाद सिलेक्ट होकर लोग आए हैं, उनकी लोगों ने उनको वोट डाल के लाए हैं। ये फॉर्म 45, 47 का शोर करते रहते हैं, ये मुल्क के अंदर इंतशार फैलाना चाह रहे हैं। आज भी लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि असल में हुकूमत इनकी थी। सर, ऑब्वियसली आप एक इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपके लिए काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो सकता है कल को जो आप आज कर रहे हैं। मुझे याद है जब नवाज शरीफ साहब आए थे लंदन से वापस और मीनार पाकिस्तान में जलसा किया था जहाँ पे उन्होंने फाख्ता उड़ाई थी, तो वहाँ उन्होंने कहा था कि उनके दिल में कोई इंतकाम का ज़रा बराबर भी कोई अंसर मौजूद नहीं है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा पहली तकरीर करती है प्रोविंशियल असेंबली के अंदर, वो कहती है कि इंतकाम पे बिलीव नहीं करते हैं। लेकिन आज जो कुछ आप कर रहे हैं ये वो ऑन कॉन्ट्रेरी टू दो स्टेटमेंट्स नहीं है? देखिए, मैं आप वही सवाल बार बार पूछ रहे हैं, मैं वही जवाब आपको बार बार दे रहा हूँ। बिल्कुल हमारा स्टांस आज भी ये है कि हम इंतकाम नहीं लेना चाहते। जिस तरीके से हमारे लीडरान की पकड़ धकड़ हुई, जिस तरीके से हमें जेलों में डाला गया, जिस तरीके से हमें खराब किया गया, हम वो नहीं करना चाहते। लेकिन क्या आप समझते हैं कि आज भी किसी तंजीम को या किसी जमात को यह हासिल है कि वो पाकिस्तान के जो वजूद है उसके ऊपर सवाल उठाए, जो पाकिस्तान का आइन है उसके ऊपर सवाल उठाए, और वो आज भी उन्हीं बातों के ऊपर जिनकी वजह से उनके ऊपर 9 मई के मुकदमे बने, आज वही बयान दें और उसमें फख्र भी महसूस करें, उसको सोशल मीडिया पर वायरल भी करें और उसको ये भी बताने की कोशिश करें कि जी हाँ बिल्कुल ठीक है। जब जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके माबैन जो बाहमी इत्तफाक और इत्तेहाद या बातचीत की फ़ज़ाई नहीं होगी तो कैसे स्टेबिलिटी आएगी? नंबर 1। नंबर 2 ये कि एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स के अंदर ये मुकदमा चल रहे हैं, उसमें जब पूछा जाता है, शवाहिद मांगे जाते हैं तो प्रोसिक्यूशन के पास कोई जवाब नहीं होता, फिर ज़मानतें मिल जाती हैं।
तो क्या ही बेहतर होता कि प्रोसिक्यूशन इतनी तगड़ी होती कि जो सब्सटेंशियल एविडेंसेस है वो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर पेश करते और अदालतें सजाएं दें। हम तो कहते हैं कि सजा दे, जिसने काम किया है कसूरवार है उसको सजा मिले, लेकिन ये तो नहीं है कि कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो इस तरह के फैसले करे जिससे वो ऑप्टिक्स ठीक ना जाए, उनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव खुद साबित हो। देखिए बात ये है, मैं आपको अर्ज यही कर रहा हूँ कि आप बात को अंडरस्टैंड करें थोड़ा सा, कि जो बातचीत की बात है दूसरी पॉलिटिकल सबसे पहले वो हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने की है। हर दफा रिडिक्यूल किया गया इस बात को कि जी हम तो बात करना ही नहीं चाहते हैं। आप मौलाना फजलुर रहमान के पास ये जमात चली गई, उनसे कहा दिया बात करें, जब वो बात कर रहे हैं तो जेल से बयान दे दिया कि मैं किसी से बात नहीं करना चाहता। इन्होंने उसके बाद वहां पे ANP के लीडरान को आगे लगा लिया कि आप सुलह सफाई की बात करें, हमने फिर हाथ बढ़ा लिया। इन्होंने फिर कहा जी मैं तो किसी को मानता ही नहीं, मैं तो बात नहीं करना चाहता। किससे बात करें? आप पहले ये तो हमें बताएं ना कि हमने बात किससे करनी है। हम तो बात करना चाहते हैं, मुल्क में इंतशार खत्म करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बैठ के पॉलिटिकल लोग एक पेज पे आए और बैठ के मुल्क की बेहतरी की बात अच्छा सर, करें। ये मुझे बताइए कि मुकदमात, और कार्रवाइयां, पकड़ धकड़ और बातचीत ये इकट्ठा हो सकता है, यानी एक साथ चल सकते हैं, पैरेलल ये दोनों चीजें पॉसिबल है? बिल्कुल एक साथ चल सकते हैं जी। जो इस मुल्क का कानून ही मारेगा उसको पकड़ धकड़ भी होगी, उसको अंदर भी किया जाएगा। जो इस मुल्क के लॉ को बे करेगा उसके साथ ना कोई पकड़ धकड़ होगी बल्कि मोहब्बत साथ बैठ के उससे बात भी की जाएगी। दोनों चीजों को आपस में मिक्स नहीं किया जा सकता। मेरा बड़ा क्लियर स्टैंस है और बड़ा हमारी पार्टी का क्लियर स्टैंस है कि हम चाहते हैं कि चीजों को हम आगे लेकर चलें, लेकिन अगर जब तक हमें आप थ्रेट करते रहेंगे इस मुल्क की सालमियत को, जब तक आप थ्रेट करते रहेंगे और कहेंगे कि ना हम वफाक को मानते हैं, ना हम किसी सूबे को मानते हैं, ना हम किसी कानून को मानते हैं, तब तक आपसे बात नहीं हो सकती। अच्छा बिलाल साहब, गैर कानूनी है कि आप ठीक, अच्छा गैर कानूनी तंजीम करार देने की भी तो आपने काबीना ने समरी मंजूर की है, लेकिन क्या आने वाले दिनों में PTI पे पाबंदी वाला जो प्लान है वो भी ऑन कार्ड्स है? देखिए जी, अभी हमारा कोई और ऐसा प्लान नहीं है। वी फेल्ट कि दिस वाज नीड ऑफ द आवर, तो हमने इसको किया है। अभी हमारी ख्वाहिश तो यही होगी कि अगर हम बैठ के इसको दोबारा किस तरह हम रेजोल्यूशन तरफ लेके जा सके। वी वांट टू टॉक विद देम, वी वांट टू सॉल्व दिस। लेकिन अगर नहीं वो सॉल्व करना चाहते और दोबारा जो दहशतगर्दाना हमले ये करते आ रहे हैं दोबारा करेंगे, तो जाहिर बात है जी फिर कानून तो हरकत में आएगा ना जी। और आने वाले दिनों में बानी PTI की अडियाला से कोटलक पर जेल मुंतकली भी ऑन कार्ड्स है, क्योंकि अब तो ये केसेस लाहौर के अंदर बन रहे हैं और फिर अभी एक ट्रायल चल रहा है 190 मिलियन पाउंड केस का वहां पे, तो उसके बाद कोई ये प्लान भी है कि अडियाला से कोटलक पर मुंतकिल कर दिया जाए? दैट विल बी द कोर्ट्स डिसीजन, कोर्ट डिसाइड करेगी। वो डेफिनेटली हमारे यहाँ पे ईज ऑफ बिजनेस तो यही होगी कि उनको यहाँ पर शिफ्ट किया जाए, क्योंकि बार बार ट्रैवल करना उनकी जान को भी खतरा है और बाकी वैसे भी मुल्क के अंदर आप पता है ऐसे हालात नहीं है कि फ्रीली ट्रैवल किया जा सके। तो हम तो ये अगर कोर्ट मुनासिब समझेगी तो डेफिनेटली उनको यहाँ शिफ्ट करेंगे जी। यानी ये प्रायोरिटी है, तरजीह है, हुकूमत चाहती है कि उनको यहाँ मुंतकिल कर दिया जाए कोटलक पर? तरजीह नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। अगर यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि आज पाकिस्तान जिस मसाइल में से गुजर रहा है, जिस तरह की दहशतगर्दाना प्लान रोज यहाँ पर बनते हैं, आपकी CTT, आपकी बाकी फोर्सेस जिस अंदाज में उसको कॉम्बैट कर रही हैं, तो हम तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि जो बानी PTI है उनके खिलाफ कोई ऐसी चीज हो जिससे उनको नुकसान पहुंचे। तो हमारा सिर्फ मकसद ये है कि अगर अगला केस जो है वो लाहौर में चलना है तो इट विल बी कन्वीनियंट फॉर एवरीबॉडी कि उनको लाहौर शिफ्ट किया जाए। बाकी हमारा ऐसा प्लान नहीं उनको लाहौर शिफ्ट करने का। वहां पे थ्रेट ज्यादा है अडियाला में? नहीं, थ्रेट की बात नहीं है। बात सिर्फ ये हो रही है कि अगर आप जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि अगर कोर्ट वन डे द कोर्ट सजेस्ट कि जी इनको आप कोर्ट में पेश करें और आप अडियाला से गाड़ियां लेकर कोर्ट के लिए निकल पड़ेंगे, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आपको पता है हालात कैसे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ही इज हेड ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, जिसको अगर उनको कोई किसी किस्म का नुकसान पहुंचे तो मुल्क के लिए बहुत नुकसान वाली बात है। तो मतलब वो हमारे पॉलिटिकल ओपोनेंट हो सकते हैं, हमारे दुश्मन नहीं है। तो हम तो ये चाहते हैं कि उनकी सेफ्टी जो और सिक्योरिटी है वो नंबर 1 प्रायोरिटी। बहुत शुक्रिया आपका। बजट के बाद अवाम महंगाई और टैक्सेस के बोझ तले दब गए हैं, लेकिन IMF हुकूमत के इकदामात से खासा मुतमईन है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल इजलास हुआ, जहां IMF ने बजट में सख्त माशी फैसलों और गैस महंगी करने के इकदामात को सराहा और साथ ही साथ हुकूमत से बिजली 5 रुपये फी यूनिट मजीद महंगी करने का मुतालबा भी कर दिया। अब हुकूमत IMF को मुतमईन करते करते अवाम को मुसलसल गैर मुतमईन कर रही है, परेशान कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी बजट पर बरस रहे हैं और फरमा रहे हैं कि IMF पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए बड़ा ख़तरा है। अब ये तजाद नहीं है कि एक तरफ हुकूमत IMF से महंगाई डबल करने और गरीब आवाम पर टैक्सेस की बौछार करने पर शाबाशी ले रही है, और वहीं हुकूमत के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इस तरह की बात कर रहे हैं, खुद मुख्तारी के लिए ख़तरा भी करार दे रहे हैं। इससे पहले इसहाक डार भी IMF के डू मोर के मुतालबे पर मज़ामत करते नजर आए और सूरत हाल यहाँ तक आन पहुँची कि वज़ीर आज़म को मुदाखलत करके IMF से प्रोग्राम खुद बहाल कराना पड़ा।
क्या ख्वाजा आसिफ ऐसे बयान देकर IMF को नाराज़ करना चाहते हैं? क्योंकि PDM की साबिका हुकूमत में शहबाज शरीफ ने तो हमें यही बताया था कि अगर IMF से मुआहदा बहाल नहीं होता तो मुल्क खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट हो जाता। या ज़मीनी हक़ाइक़ को समझना ज़रूरी है, और हकीकत ये भी है कि पाकिस्तान के पास फ़िलहाल IMF से मुआहदे के अलावा कोई चारा नहीं, वरना बजट में हुकूमत की बकौल उन्हें मुश्किल फ़ैसले करने पड़े वो ना करने पड़ते। वो अब आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका है, महंगाई के ख़िलाफ़ सड़कों पर है। तो वहीं जो पॉलिटिकल पार्ट वो भी इंदिया दे रहे हैं कि वो भी सड़कों पे आएंगे। सबसे पहले जमात इस्लामी क्या कह रही है, अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान को सुनते हैं। 12 तारीख को इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में एक जबरदस्त अजीमुशान धरना करेंगे। ये एहतजाजी धरना बिजली के बिलों में कमी के लिए होगा, टैक्सों की कमी के लिए होगा। मराहत याफ्ता तबके को अपनी मराहत खत्म करनी होगी, बिजली के पर यूनिट वैल्यू को कम करना होगा और इन टैक्सेस के निज़ाम को खत्म करना होगा। अब एक तरफ आवाम को देने के लिए सरकार के पास कुछ नहीं है, और दूसरी तरफ सरकारी मुलाजमीन के लिए सरकार ने खजाने का मुंह खोला हुआ है। अब किन पर नवाजिशात हो रही हैं और कितनी है? बजट एक आम आदमी के लिए हर तरह से तकलीफ का बायस बना हुआ है, लेकिन सरकारी मुलाजमीन के लिए इस बजट में रिलीफ ही रिलीफ है। अब हुकूमत ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह का 100%, पार्लियामेंट हाउस अलाउंस और 65% फ्यूल सब्सिडी अलाउंस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब IMF को गरीब आवाम की बुनियादी अशिया को महंगी करने का ख्याल आता है, तो क्या IMF हुक्मरान तबके से भी उनकी अयाशियों के मुतालिक सवाल करेगा? और ख़ास तौर पे वफाकी हुकूमत जिसके पास बजट नहीं होता वो कहती है हम कटौती करेंगे, हम क्या अपनाएंगे, ऑस्टेरिटी मेजर्स होंगे। तो ये कैसे ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं कि बरात अलाउंसेस गरीब आवाम की जेब से इन सरकारी मुलाजमीन को अदा की जाए, जो जुल्म नहीं है तो और क्या है? इसी सवाल के साथ प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।